हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। मैं दामिनी आज आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू कर दिया था और चैप्टर नंबर 2 में हमने 3 चीजें कवर कर ली थी। सबसे पहले हम लोगों ने जो जो चित्रकला है, ठीक है, उसका जो राजस्थानी स्कूल है उसकी बात करी थी। ठीक है, चित्रकला का जो राजस्थानी स्कूल है उसके बारे में हमने देखा था कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद क्या-क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है? और साथ ही हमने इसकी कुछ शैलियों को समझा था, जिसमें हमने सबसे पहले एक मेवाड़ शैली को जाना था, फिर उसके बाद हमने मालवा शैली को जाना था। आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, उसके कई सारे उपशैलियाँ भी हैं, ठीक है? जिसमें आपकी मालवा है, मेवाड़ है, बूंदी है, कोटा है, किशनगढ़ी है और जोधपुर, जयपुर, ठीक है, बीकानेर। ये कुल मिला के 6 से 7 शैलियाँ हैं इसकी। उसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट शैली पढ़नी है, हमने सबके बारे में, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, उसमें सभी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको लेना है, ठीक है? तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तहत ही मैंने आपको मालवा शैली के बारे में बताया था। तो कुछ बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखना है, ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। उसके बाद आपको कुछ जो शैलियाँ हैं, जैसे कि बीकानेरी शैली, जोधपुरी शैली और किशनगढ़ शैली है, ठीक है? ये 4 से 5 जो शैली हैं, उनके बारे में आपको डीप स्टडी करनी है। उनके कुछ आर्ट वर्क्स को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है? तो उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम फॉलो किया था, हम मेवाड़ और मालवा शैली कर चुके थे। आज हम 3 शैलियों की बात करेंगे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जोधपुर शैली, ठीक है? जोधपुर आप जानते हैं कि राजस्थान का एक स्टेट है। उसके बाद आज हम बात करेंगे जयपुर शैली के बारे में, ठीक है? और किशनगढ़ शैली। जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ शैली, ये इन शैलियों के बारे में बात करेंगे और एक और है आपकी, वो है बीकानेरी शैली। तो ये शैली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इन शैलियों को देखना है क्योंकि इनके आर्ट वर्क्स भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है देखना, ठीक है? तो बिना समय ज़ाया किए शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स को। एक और इम्पोर्टेंट बात तो ये कि अगर आप लोगों को आपका सिलेबस नहीं पता है, तो प्लीज़ जाइए सिलेबस को देखिए, क्योंकि सिलेबस का जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक और दूसरी सूचना ये कि जिन भी बच्चों ने ग्राफिक लिया हुआ है, किसी ने पेंटिंग ली हुई है, ठीक है? या फिर किसी बच्चे ने स्कल्पचर ऑफ किया है, ठीक है? और इतना ही नहीं, अगर किसी ने कमर्शियल आर्ट भी ली हुई है, तो उसके लिए अच्छी बात ये है कि इन सभी का जो थ्योरी का सिलेबस है वो सेम है, यानी कि आप सभी को थ्योरी के लिए सेम बुक पढ़नी है। सेम आप मेरे साथ लास्ट तक बने रह सकते हैं। आपके 30 मार्क्स के लिए आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरे बुक को, एक-एक टॉपिक को फिंगर्स पे याद करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर को समझेंगे। उसके बाद आपको कभी भी आर्ट में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट है। तो कहीं से भी आपने इससे पहले पढ़ लिया हो, अब आप लोग रोशन शाह स्टडी पॉइंट से जुड़िए, ताकि आपके 30 मार्क्स पूरे आपको मिले, ठीक है? आर्ट वर्क के उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करेंगे, पर फिलहाल हम अपनी थ्योरी पे ज़्यादा बल देंगे, ठीक है? तो थ्योरी को ही समझने पे शुरू करते हैं। थ्योरी देखिए, आपके ना सिलेबस में जैसे दिया हुआ था कि कोई भी शैली है उसको कैसे पढ़ना है, उसके आपको उत्पत्ति विकास के बारे में जानना है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है, उसकी विशेषताओं को जानना है, उसमें छुपे हुए भाव, उसमें छुपे हुए जो इमोशंस, एथिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है? जीवन से संबंधित उसमें क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, उन सभी को जानना था। तो वैसे ही फॉर्मेट में मैंने नोट्स भी बनाए हैं, ताकि आप लोगों को ना क्लियर रहे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अच्छा उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो एक नोट्स फॉर्म में आपके पास रहेगा। एक जो सिलेबस में आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जब उसमें वो चीज़ रहेगी, आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। आप एकदम क्रिस्टल क्लियर होके इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, आपको स्मूथली आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मालवा शैली, ठीक है? मालवा शैली के बारे में हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। हमने मेवाड़ शैली के मेरे बारे में बात कर ली है, ठीक है? मेवाड़ शैली की इंपॉर्टेंट शैली है। आज हम जिस शैली की बात करेंगे वो है आपकी बीकानेरी शैली, ठीक है? बीकानेर और किशनगढ़ी शैली। तो शुरू करते हैं, चलिए। ये जो शैली है, ये थोड़ा पेज ऊपर हो गया है, ये है आपकी बीकानेरी शैली। ये याद रखना कौन सी शैली की बात कर रहे हैं। ये है आपकी जो बीकानेरी शैली है, बीकानेरी चित्रकला, ठीक है? बीकानेरी चित्रकला की जो शैली थी, ठीक है?
अब क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके ओरिजिन को समझते हैं। इसका ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं, ओरिजिन का मतलब है इसकी उत्पत्ति और इसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले बीकानेर जो राज्य है, ठीक है, बीकानेर राज्य की जो स्थापना है वो राव बीका राठौर, एक राजा थे जिनका नाम था राव बीका राठौर ने 1488 में की थी। कब की थी? क्योंकि बीकानेर आप जानते हैं कि राजस्थान का एक स्टेट है, तो ऐसे में क्या है कि इस राज्य की जो स्थापना है वो 1488 में एक राव बीका राठौर थे राजा, उन्होंने की थी। उसके बाद क्या हुआ कि चित्रकला का जो विकास है, मतलब इन्होंने राज्य की स्थापना की, बाद में चित्रकला का जो विकास था वो एक शासक हुए जिनका नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ। उन्होंने पुस्तकालय की रचना की, सॉरी पुस्तकालय की स्थापना की थी, और उस पुस्तकालय में एक्चुअली चित्रकला और भी कई सारी चीजें, चित्रकला का वो कोष बना। यानी कि हुआ क्या कि 1488 में जो राव बीका राठौर थे, उन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की। उसके बाद उनके काल में चित्रकला का कोई विकास नहीं हुआ। चित्रकला का विकास हुआ अनूप सिंह के काल में 1669 से लेकर 1698 में। अब जो बीकानेरी शैली है, एक्चुअली आप लोग देखेंगे इस पर कि इस पे ना मुगल का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो मुगल शैली के प्रभाव से बीकानेर में एक विशिष्ट चित्रकला का विकास हुआ। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 16वीं सदी की। 16वीं सदी में आप लोग जानते हैं कि भारत में मुगल्स का शासन था। तो मुगल ने क्या किया, मुगल की जो चित्रकला की शैली थी, ठीक है, उस चित्रकला की शैली, उसकी जो विशेषताएं थी, उसने बीकानेरी शैली को प्रभावित किया। ठीक है, अभी क्या हुआ, बीकानेरी शैली की उत्पत्ति नहीं हुई है अभी, जिस राज्य, उसके बाद अनूप सिंह के काल में थोड़ा सा चित्रकला का विकास होता है, और फिर हम देखते हैं कि बीकानेरी शैली पर हमें मुगल्स का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब जानेंगे कि इसका विकास हुआ कैसे। तो देखिए, जो बीकानेरी शैली है वो मुख्यतः राजस्थानी शैली की एक शाखा है, उसकी एक उपशैली है, सब स्कूल है, पर इसमें मुगल शैली का गहरा प्रभाव दिखता है। इसमें किसका प्रभाव दिखता है? जो मुगल शैली थी उसका इसमें हमें गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके चित्रों में दक्षिणी, दक्कनी और पश्चिम भारत के भाव भी मिलते हैं। यानी कि जो ये चित्रकला की शैली है, बीकानेरी शैली, ये इस शैली पर पहली बात तो हमें मुगल्स का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा, जो दक्षिण भारत में, दक्कन में जो शैली जो डेवलप थी, उनका भी प्रभाव, उनकी जो भी भाव भंगिमा थी, उसका भी प्रभाव इस पे देखने को मिलता है। तो सब स्कूल में तो आप डालेंगे कि सब स्कूल में ज्यादा इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब सब स्कूल तो ये एक राजस्थानी जो चित्रकला थी उसका ही एक सब स्कूल है। उसके बाद मेन फीचर्स को देखिए। मेन फीचर मतलब इस शैली के क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो मुगल शैली की झलक के साथ राजस्थानी भाव भंगिमा, कह रहे मुगल शैली की जो झलक है उसके साथ इसमें राजस्थानी भाव भंगिमा का प्रयोग होता था। जैसे कि मुगल शैली का प्रभाव तो बना रहा, लेकिन जो राजस्थानी भाव भंगिमा थी, क्योंकि उनका अपना कल्चर है, वहाँ के लोगों की जिस तरीके की बनावट होती है, भाव भंगिमा होती है, उस तरीके से इसमें उसको बनाया गया। धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक और दरबारी विषय है। विषय कैसे हैं? धार्मिक है, उसके बाद पौराणिक है, साहित्यिक है और दरबारी है। इसी शैली में आपको एक चित्र देखने को मिलता है जो कृष्ण का है, और कृष्ण उस चित्र में कैसे दिखाई देते हैं, उसमें वो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। तो आपको एक चीज का अनुमान लग गया कि इस जो शैली में चित्र बने वो धर्म से, वो पौराणिक कथाओं से संबंधित थे, और साथ ही वो दरबारी विषय भी थे। उसके बाद क्या है कि बारीक चित्रांकन है और शुद्ध रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें कैसा है, बारीक चित्रांकन का मतलब होता है कि बहुत ही बारीकी से, इतनी ज्यादा आपकी उनकी कोई ड्रेस भी बना रहे हैं या आंखों को भी बना रहे हैं, तो वो बहुत बारीकी से बनाते थे। आप बीकानेरी शैली को देखेंगे, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि उसमें कितनी बारीकी से चित्रांकन किया गया है। साथ ही सुशुद्ध रंगों का प्रयोग किया गया है, शुद्ध रंगों का प्रयोग है। इसके अलावा इसमें ना जो हरा रंग होता है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, आगे देखेंगे भी हरे रंग का काफी ठीक ठाक प्रयोग हुआ है। उसके बाद रामायण, रसिक प्रिय जैसे ग्रंथों पर चित्रांकन हुए। तो हमने जाना था जब हम लोगों ने चित्रकला के बारे में शुरू किया था पढ़ना, तो उसके विषय क्या होते हैं, उसमें हमने रामायण, महाभारत, पुराण, रसिक प्रिय, कवि प्रिय, इन सभी ग्रंथों को देखा था। इनके आधार पर ही कई सारे चित्र भी बने। तो जो बीकानेरी शैली थी उसमें सबसे ज्यादा
रामायण से चित्र बने, रसिक प्रिय से इन ग्रंथों पर चित्रांकन हुआ था। तो मूल रूप से याद रखना, रामायण और रसिक प्रिय से संबंधित ही कई सारे चित्र बने। उसके बाद और इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो अब है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि तो कलाकार का जो नाम है और दिनांक चित्र के पीछे लिखे जाते थे। कोई चित्र बनाया, ठीक है, अब होता क्या था कि जो चित्र बनाते थे उसके पीछे ना जो भी कलाकार होता था उसके नाम लिखे जाते थे, कलाकार के नाम और साथ में जो डेट होती थी। अब एक चीज इसमें आप नहीं देखेंगे कि उसमें क्या होता था, जैसे कि आज आप देखते हैं कि कोई एक टीचर होता है, उनका अपना ग्रुप होता है, ठीक है, मान लेते कोई डांसर है तो उनके अपना ग्रुप होगा जिसमें वो बच्चों को टीच करेंगे। वैसे ही एक शब्द मिलता है मंडी। मंडी का मतलब होता था कलो जो कलाकार होते थे उनका समूह। तो जो एक कलाकारों का समूह होता था उसमें एक प्रमुख कलाकार होते थे। अब जो कलाकारों का समूह होता था उसको चित्रशाला कहते थे और मंडी भी कहते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये अलग-अलग जगहों पर जाते थे और चित्रों को बनाया करते थे। उसके बाद क्या था कि बाद में मतलब जैसे जो भी उनके शिष्य रहे हैं, वो चित्र बनाते थे। बाद में जो गुरु जो मेन आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो उसको फिर थोड़ा-सा उसमें कुछ परिवर्तन करते थे, उसको और परिशिष्ट, उसको और सुंदर बनाया करते थे। तो वही चित्रशाला के बारे में बताया गया है कि चित्रशाला की व्यवस्था व्यवस्थित और अनुशासित थी। चित्रशाला की व्यवस्था थी यानी कि एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की प्रथा थी। और प्रथा क्या था इसमें, ये कलाकारों का समूह हुआ करता था। ये एक कलाकारों का समूह होता था, ठीक है। और इसकी अच्छी खासी व्यवस्था उस समय तक डेवलप हो चुकी थी। साथ ही गुरु शिष्य परंपरा, जिसको गुराई प्रथा कहते हैं, ये आपके सिलेबस में एक शब्द है जिसका मतलब होता था चित्रों की समीक्षा का अभ्यास करना, ठीक है। यानी कि जब जो शिष्य होते थे, ठीक है, जब वो चित्र बना दिया करते थे, उसके बाद जो गुरु होते थे, वो उन चित्रों की समीक्षा करते थे। उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है तो वो उसको इम्प्रूव करते थे, उसको और अच्छा करते थे, ठीक है। इसको ही कहा गया था गुराई प्रथा, ठीक है, गुरदाई प्रथा, गुराई प्रथा। उसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ एस्थेटिक पैरामीटर्स भी है। एस्थेटिक पैरामीटर मतलब सौंदर्यात्मक मानदंड, जैसे कि नयन अभिराम। नयन अभिराम रंग का संयोजन है, मतलब नए नए रंगों का संयोजन, कोमल ताने, लयबद्ध रेखाएं हैं, कोमल ताने हैं और जो रेखाएं हैं वो बहुत ही लयबद्ध है। ऐसा नहीं किसी भी लय रेखा को इधर उधर बना दिया जिससे कि उसकी खूबसूरती खराब हो गई। तो रेखाएं भी कैसी है, वो बहुत ही ज्यादा लयबद्ध है। उसके बाद चेहरे में जो भाव भंगिमा है और मधुर माधुर्य है। चेहरे में क्या है, भाव भंगिमा, भाव संयम है और माधुर्य है। यानी कि आप जब इनके चित्रों को देखेंगे तो आप देखेंगे एक चीज को कि भाव संयम का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत खुश है, भावों में भी संयमता बरती गई है, ठीक है। उसके बाद माधुर्यता है उनमें। फिर मानव आकृतियों की गहराई और सौंदर्य का विशद चित्रण है। जो भी मानव आकृतियों की गहराई होती है, ठीक है, मानव आकृतियों की गहराई का और सौंदर्य का विशद चित्रण किया गया है। मानव की आकृति मतलब जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके बाद जो उनका सौंदर्य, मानव का जो भी सौंदर्य है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है, उसका बहुत ही विस्तृत चित्रांकन किया गया। मतलब उसको हूबहू जैसे एक मानव होता है उसमें जो भी उसके बॉडी के फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो भी सौंदर्य है, दृष्टि होती है या फिर जो एक मतलब जो भी चीज़ें जैसे नेचुरल जैसे वो दिखता है, वैसे ही सभी चीज़ें क्या है, उसी प्रकार से इस शैली में बनाया गया था। इसके चित्र भी आप देखेंगे, तो आप इसको समझ पाएँगे कि किस तरीके से ये जो शैली है, इसपे चित्रांकन किया गया है। अगला है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन स्टाइल, यानी कि शैली और तकनीक की जो पहचान होती थी। तो मुगल प्रभावित सजावट, कसीदाकारी और परिधान। तो इसके लक्षणों की जब हम बात करते हैं तो लक्षण नहीं मतलब इसकी जो शैली है और तकनीक की पहचान कैसे की जा सकती है, तो मुगल प्रभावित सजावट है, कसीदाकारी और परिधान है। मतलब क्योंकि आप लोग जानते हैं इस पे मुगल्स का प्रभाव था, तो आपको इसकी पहचान करने के लिए क्या आगे कहता है कि इसमें मुगल प्रभावित सजावट है, साथ ही कसीदाकारी है और परिधान कैसे देखने को मिलेंगे, तीनों ही मुगल जैसे है, मतलब मुगल्स की जो चित्रकला है उससे काफ़ी प्रभावित है।
चित्रों में कलाकार का नाम है, दिनांक है और स्थान अंकित है। यानी कि अगर आपको कोई चित्र, जैसे कि इसका मतलब हुआ कि कोई चित्र आपको मिला बीकानेरी शैली का, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानने का मतलब है कि आप उसको कैसे ये आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ये बीकानेरी है, कि जोधपुरी है। तो उसमें ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि मुगल प्रभावित सजावट है, कसीदाकारी और परिधान है। तो परिधान मतलब वस्त्र। उसके बाद चित्रों में कलाकार का नाम देखने को मिलेगा, दिनांक देखने को मिलेगी और स्थान देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाएँगे कि बीकानेरी शैली में डेवलप है। विषय का जो चयन है और जो रेखांकन है, उससे भी बीकानेरी शैली की विशिष्टता देखने को मिलती है। कह रहे हैं जो विषयों का चयन किया गया, आपने देखा था विषय रामायण से थे, विषय रसिका प्रिय से थे, पौराणिक ग्रंथों पर थे। तो जो विषय का चयन और रेखांकन से बीकानेर शैली की विशिष्ट पहचान बनती है। आप विषय से चयन कर सकते हैं, आप रेखांकन से और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसको देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो शैली है वो बीकानेरी शैली है। तो कौन-कौन से हैं एक बार देखते हैं उनको। सबसे पहला है आपका मुगल प्रभावित सजावट है, कसीदाकारी और परिधान, फिर चित्रों में कलाकार, कलाकार का नाम है, दिनांक है और स्थान है। उसके बाद है आपका विषय का जो चयन है, रेखांकन है, उससे भी बीकानेरी शैली की ये क्या है एक विशिष्ट पहचान। तो ये है आपके। अब अगला देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस एंड मोरल वैल्यूज, मतलब कि इस जो शैली है इसमें जो मोरल वैल्यूज है, जो इसमें एथिकल वैल्यूज है, इमोशंस है, उनको समझते हैं। तो कौन कौन से वैल्यूज हैं? धार्मिक कथाएं जैसे रामायण, भागवत, रसिका प्रिय से नैतिकता और भक्ति की शिक्षा मिलती है। तो क्या शिक्षा मिलती है आपको? यहाँ पे जो हमने धार्मिक कथाएँ ली है, जैसे कि रामायण, भागवत, पुराण जो है रसिक प्रिय से हमें नैतिकता की, रामायण आप जानते हैं कि नैतिकता का स्रोत है, ठीक है? भक्ति की शिक्षा मिलती है, क्योंकि रामायण पर आधारित है, तो उसको देखकर हमारे मन में एक भक्ति का भाव जागृत होता है और साथ ही कई सारे नैतिक मूल्य भी हमें मिलते हैं। फिर बात करते हैं शांति, श्रद्धा और सामाजिक मूल्यों का चित्रण किया है। किन-किन मूल्यों का? शांति, श्रद्धा, क्योंकि जब कोई विषय ना धार्मिक से संबंधित होता है, किसी धर्म ग्रंथ से संबंधित होता है, तो उसमें शांति और श्रद्धा का जो मूल्य है वो अपने आप ही इन्हेरेंट होता है। साथ ही इसमें सामाजिक मूल्य भी छुपे हुए हैं, क्योंकि रामायण एक आप जानते हैं कि एक सामाजिक ग्रंथ है। वो समाज को सही डायरेक्शन देता है, नैतिक मूल्य सिखाता है। तो साथ ही क्या है इसमें कई सारे जो नैतिक मूल्य हैं, जैसे कि कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा, प्रेम, सहायता, ये मूल्यों का भी क्या हुआ है उसमें चित्रण हुआ है। उसके बाद कलाकारों के कलाकारों के चित्र में सादगी है और सौम्यता है। आप कोई भी चित्र देख सकते हैं, चाहे वो कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं या फिर दूसरा कोई, जब वो शायद उसके पीछे बैठे होते हैं, स्विंग कर रहे होते हैं, झूला झूल रहे होते हैं। तो उस दौरान भी आप उस चित्रों को देखेंगे तो वो आपको एक सौम्यता नज़र आएगी उनके मुख पर, उस पूरे चित्र में। साथ ही आपको एक सादगी नज़र आएगी, मतलब उनके जो चित्र हैं, मतलब इस शैली में जो चित्र बने, वो बहुत अधिक अलंकृत नहीं है, वो बहुत अधिक ऐसा नहीं है देखने से लग रहा है आपको कि राजघराने से है, वो सादगी से परिपूर्ण है। उसके बाद ये था हमारा लास्ट, और फिर है रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, मतलब कि जीवन के प्रति क्या सम मतलब जीवन के प्रति हमें इसमें क्या देखने को मिलता है? तो पहला, चित्रों में प्रकृति, चित्रों में प्रकृति, पशु-पक्षी, मानवीय भावनाओं का जीवंत चित्रण है। तो चित्रों में जो प्रकृति है, पशु-पक्षी है और मानवीय भावनाएँ हैं, उनका जीवंत चित्रण किया गया। आप लोगों ने देखा है वो अभी इमेज हम देखेंगे भी इसको गूगल सर्च से, कि किस तरीके से जो बीकानेरी शैली में चित्र बने हैं। तो मानव के प्रति क्या सम्मान व्यक्त किया है उसमें, कि चित्रों में प्रकृति का आप देख सकते हैं कि जब कृष्ण और राधा बैठे होते हैं, तो उसमें आस-पास आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वो प्राकृतिक नेचर वर्णन है। पशु-पक्षी हैं, मानवीय भावना है, उनका जीवंत चित्रण किया है। साथ ही जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, उनका सम्मानजनक और सुंदर वर्णन है। जीवन के जो विविध पहलू हैं, जैसे कि प्रेम और भी कई सारे पहलू हो सकते हैं, ठीक है? समस्याएँ आप देखते हैं, तो इनका क्या किया है, इनका बहुत ही सम्मानजनक और सुंदर प्रदर्शन किया हुआ है। इसके अलावा सांस्कृतिक और साहित्यिक सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का संरक्षण, जो भी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत है,
उनका इसमें संरक्षण होता है, क्योंकि आपने देखा कि रामायण पर आश्रित है, पौराणिक जो कथाएँ हैं उन पर आश्रित है। इस कारण से ये हमारी जो संस्कृति है, जो साहित्य है, उसका संरक्षण करता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि मान लेते हैं, रामायण पे बहुत सारे चित्र बने, आज भी हमें बहुत सारे चित्र देखने को जो मिलते हैं, वो कहीं न कहीं हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको संरक्षित करते हैं। क्योंकि संरक्षित करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। तो सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का संरक्षण। उसके बाद अब नेक्स्ट शैली की बात करें, तो अगली जो शैली है आपकी, ये तो बीकानेरी, इससे पहले जो हमने अभी पढ़ी, ये बीकानेरी शैली थी। फॉर्मेट देख लेते हैं, इसी फॉर्मेट में हम दूसरी शैली को पढ़ेंगे। तो ये क्या था, सांस्कृतिक, इसमें हमने देखा था कि मानव के जीवन के प्रति क्या सम्मान है, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था कि इसमें कौन-कौन से नैतिक मूल्य हैं और भावनाएँ जुड़ी हुई हैं इस शैली में, तो वो हमने देखा कि भक्ति से संबंधित है और साथ ही शांति भी प्रदान करता है। इसके अलावा शांति जो मूल्य है वो दिखाई देता है। फिर हमने देखा था कि इस शैली की पहचान कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या तकनीकें हैं, तो वो हमने जाना था कि मुगल्स का प्रभाव है, इसलिए परिधान, कसीदाकारी, सजावट मुगल्स की तरह है। चित्रों में आपको कलाकार का नाम, दिनांक, स्थान देखने को मिलेगा। साथ ही विषय चयन और रेखांकन से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। उसके पहले फिर हमने देखा था कि इसके जो एस्थेटिक पैरामीटर्स हैं, मतलब क्या-क्या सौंदर्यात्मक पैरामीटर्स हैं, मानदंड हैं, तो ये कुछ थे, जैसे कि चेहरे में भाव संयम है, माधुर्य है, उसके बाद मानव आकृतियों की गहराई और सौंदर्य का विशद वर्ग चित्रण है, रंग बड़े ही संयोजित हैं, कोमल ताने-बाने हैं, मतलब बहुत सुंदरता से कलरों को किया गया है, ठीक है? लयबद्ध रेखाएँ हैं। उससे पहले हमने देखा था कि जो क्या-क्या लक्षण है, तो लक्षण में देख लिया था, कलाकार का नाम, दिनांक चित्र के पीछे लिखा गया है। इस फॉर्मेट में अगर आप पढ़ते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। आपके सभी जो डाउट्स हैं, वो बहुत ही क्लियर हो जाएँगे, मतलब एक बार में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। हर एक शैली के बारे में आपको उसकी उत्पत्ति से लेकर मानव के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, ये सभी पहलू बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएँगे। तो अगली जो शैली है, उसको भी हम इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे। बस एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि पढ़ा क्या था। कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया था, लक्षण को, उसके बाद हमने देखा था मेन फीचर्स को, ठीक है? और उसके सब स्कूल। सब स्कूल, क्योंकि ये खुद एक सब स्कूल है राजस्थानी शैली का, इसमें मुगल्स का प्रभाव देखने को मिलेगा, दक्कन शैली का और जो दक्षिणी शैली है। उसके बाद हम देखते हैं ओरिजिन डेवलपमेंट में देख लिया था, बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका राठौर ने करी थी 1488 में। अनूप सिंह के काल में क्या हुआ, कला का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी, जहाँ पे कई सारी चित्रकलाएँ मौजूद थी। उसके बाद मुगल्स का इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा, ठीक है? अब अगली शैली की तरफ चलते हैं। अगली जो शैली है, वो है हमारी किशनगढ़ी शैली। ये जो शैली है, ये है किशनगढ़। आप लोग जानते हैं कि किशनगढ़ भी एक क्या है, एक सिटी है राजस्थान, और इस पर ही बेस्ड है हमारी अगली शैली, ठीक है? इसको हम बोलते हैं किशनगढ़ शैली। अब आप लोग देखेंगे, आपकी बुक में भी एक्चुअली है कि जो ये शैलियाँ हैं, उनमें ज़्यादा भौगोलिक दूरी नहीं है। लेकिन भौगोलिक दूरी कम होने के बावजूद भी ये आप सोचेंगे कि इनको अलग-अलग शैली क्यों कहा जाता है? आप इनको राजस्थानी शैली कह सकते हैं। राजस्थानी शैली में कई सारी शैलियाँ आ जाती हैं और बहुत सारी शैलियाँ, 7 शैलियाँ हैं लगभग, उसमें 6 से 7 शैली। तो हर एक शैली की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। और वो विशेषताएँ ऐसी हैं कि उनको जब हम जोड़ देते हैं एक में, अगर हम सभी को कहें राजस्थानी शैली है, तो कहीं न कहीं हर एक राज्य जो क्षेत्र की शैली है, उसकी जो अपनी विशेषताएँ हैं, वो कहीं न कहीं समाप्त हो जाएँगी, ठीक है? कुछ विशेषताएँ बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएँगी, इस कारण से उनकी अपनी कुछ इतनी विशेषताएँ हैं कि उनको हम एक अलग शैली के रूप में हम उनको मान्यता दी। उसमें से आपकी जो अब चौथी शैली है, 4 3 शैली पढ़ चुके हैं, मालवा, मेवाड़ और बीकानेरी शैली। उसके बाद अब दूसरी जो चौथी शैली है, वो है हमारी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की उत्पत्ति की बात करें, तो ये जो शैली है, इसकी उत्पत्ति और विकास, किशनगढ़ चित्रकला की शुरुआत 1609 में जोधपुर के एक राजा थे, ठीक है? उनका पुत्र था किशन सिंह, उसके द्वारा स्थापित राज्य में हुई थी। तो हुआ क्या था कि जोधपुर के राजा थे और उनका एक पुत्र था किशन सिंह। उस किशन सिंह पुत्र ने क्या किया, 1609 में एक राज्य की स्थापना की, किशनगढ़। बाद में उस वहाँ पे एक शैली डेवलप हुई, तो उसको कह दिया गया किशनगढ़। आपको स्पष्ट है?
कि किशनगढ़ शैली क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस जगह पे उसकी उत्पत्ति हुई इसीलिए उसको किशनगढ़ी शैली कह दिया गया। बीकानेरी शैली का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे जिस जगह पे उसकी उत्पत्ति हुई इसीलिए हम उसको बीकानेरी शैली कहते हैं, ठीक है, बीकानेर में। तो हुआ ये कि 1609 में जोधपुर के एक राजा थे, उनके पुत्र किशन द्वारा स्थापित राज्य में हुई। प्रारंभिक काल में मान सिंह 1658 से लेकर 1707 के बीच में संरक्षण में चित्रकला का विकास हुआ। अब हुआ ये कि शुरुआत कहाँ से होती है, बस ये याद रखना, किशनगढ़ से। किशनगढ़ की जो स्थापना है वो जोधपुर के शासक होते हैं किशन सिंह, उनके पुत्र ने करी। उसके बाद यहाँ पे उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी बस राज्य की स्थापना हुई है, जैसे बीकानेर में हुई थी। फिर क्या होता है कि मान सिंह होते हैं, उनके संरक्षण में चित्रकला का काफी विकास होता है। फिर आते हैं राजा राज सिंह। तो राजा राज सिंह के समय में ये जो शैली थी वो अपने चरम पर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, मतलब इसका बहुत अधिक विकास हो गया। किस शैली का? किशनगढ़ी शैली का। किसके समय पर? याद रखना, राज सिंह के समय पर। तो राजा जो राज सिंह थे 1706 से 1748 तक आते आते ये जो शैली थी इस समय अपने चरम पर पहुंची। और निहाल चंद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कलाकार हुए इस शैली के, ठीक है। जो निहाल चंद थे वो श्रेष्ठ कलाकारों, जैसे कह रहे निहाल चंद जैसे जो श्रेष्ठ कलाकार थे उन्होंने इसे और भी ज्यादा समृद्ध किया। तो शुरुआत याद रखना कि किसने? किशनगढ़ ने किशनगढ़ की स्थापना की, किशन सिंह। किशन जो सिंह था उसने इसकी स्थापना की किशनगढ़ की। उसके बाद दूसरा आया मार सिंह। मार सिंह के समय पे चित्रकला की शुरुआत होती है, लेकिन जब राजा राज सिंह आया, कौन? राजा राज सिंह के समय पर जो चित्रकला थी वो अपने चरम अवस्था पे पहुंच गई। कहाँ पे? चरम पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि इन्हीं के टाइम पर एक चित्रकार हुए जिनका नाम है निहाल चंद। ये जो निहाल चंद थे ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस शैली के एक बहुत ही प्रोमिनेंट कलाकार साबित हुए। इनकी एक चित्रकला भी है जो आपके सिलेबस में लगी हुई है और आपको उसको स्टडी करना। तो ये है आपकी इसकी एक शुरुआत हुई। उसके बाद निहाल चंद को याद रखना आप लोग। अब इसके सब स्कूल की बात करते हैं, हालांकि ये खुद एक सब स्कूल है राजस्थानी शैली का। इसपे किसका प्रभाव देखने को मिलता है वो समझते हैं। किशनगढ़ शैली मुख्य रूप से एक स्वतंत्र और विशिष्ट शैली है। कैसी शैली है? स्वतंत्र और विशिष्ट शैली है, परंतु ये राजस्थानी लघु चित्रकला की प्रमुख उपशैलियों में से एक है। लेकिन ये जो राजस्थानी शैली है, ठीक है, राजस्थानी कई शैलियां हैं उसमें से एक प्रमुख शैली है ये, ठीक है, याद रखना, राजस्थानी लघु चित्रकला की एक प्रमुख उपशैलियों में से एक है। इसका संबंध मुगल शैली, मारवाड़ और मेवाड़ शैली से भी देखा जाता है। तो इसका संबंध किससे है? मुगल शैली से है, यानी कि इस पर भी हमें मुगल का प्रभाव देखने को मिलता है जैसे बीकानेरी शैली पर था। और इतना ही नहीं, जो मेवाड़ शैली है उस पर भी मुगल्स का प्रभाव रहा, क्योंकि जब इन शैलियों की उत्पत्ति हुई 16वीं शताब्दी से ही आपको पढ़नी है, 16वीं से 19वीं शताब्दी तक, उस समय भारत पर मुगल्स का शासन था। और मुगल्स आप जानते थे कि बहुत बड़े एरिया में फैले हुए थे, ठीक है, कुछ उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे तो कुछ इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे। उन्होंने चित्रकला का, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा लघु चित्रकला का विकास हुआ उस काल में। तो वैसे ही जो चित्रकार हुआ करते थे वो ज्यादातर आपको देखोगे कि वो दरबारों में होते थे। फिर इस तरीके से जो मुगल चित्रकला है उसने आके बीकानेरी शैली को, किशनगढ़ी शैली को भी प्रभावित किया। तो इसका जो संबंध है वो मुगल शैली से है। मारवाड़, इसको मारवाड़ शैली से और मेवाड़ शैली से भी देखा जा सकता है। पर ये अपनी अलग पहचान बनाए हुए, संबंध तो सभी से है लेकिन ये अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। कौन? किशनगढ़ी शैली। तभी तो आज हम इसको किशनगढ़ शैली अलग से इसके बारे में जान रहे हैं। मेन फीचर्स की जब बात करते हैं हम इसकी, तो इसके मेन फीचर्स को समझते हैं। मेन फीचर मतलब इसकी जो विशेषता है, देखिए, लंबी छरहरी मानव आकृतियां है। कैसी आकृतियां है? आप ना जब इसमें इमेजेस, जिसके चित्रों को देखोगे तो आपको आकृति थोड़ी सी लंबी नजर आएगी, ठीक है। साथ ही छरहरी और मानव आकृतियां हैं। उसके बाद झुकी हुई पलकें हैं, पलकों वाली गुलाबी आंखें। पलकें, इनकी आंखें कैसी हैं? आंखें जो है वो झुकी हुई है, ठीक है, पलकें झुकी हुई हैं। और आंखें कैसी है? गुलाबी है। पतले होठ है, नुकीली नाक है और सौम्य चेहरा है। कैसे है? पतले होठ, नुकीली नाक और सौम्य चेहरा। नायिका का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। एग्जाम्पल के लिए बनी ठनी, आप बनी ठनी को देखोगे, आपके सिलेबस में भी है कि नायिका का जो आदर्श रूप है, आप वो सभी फीचर इसमें देखने को मिलेंगे।
जैसे कि लंबी है, तो उसमें वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दूसरा इन्होंने कहा कि ओठ कैसे हैं, ओठ जो है वो पतले हैं, ठीक है? ये कुछ फीचर्स हैं, आप लोग प्लीज़ इन्हें नोट कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको आप अलग से पढ़ के भी आप बुक को स्टडी नहीं करेंगे, मैंने हर एक बुलेट पॉइंट को मतलब एक-एक पॉइंट को, ताकि एक-एक मार्क्स वाले क्वेश्चन्स आपके कुछ भी स्किप ना हो, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाए, वो सभी चीज़ें यहाँ पे है। तो आपको इन नोट्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है और चीज़ों को माइंड में सेट करना है। तो नायिका का जो आदर्श स्वरूप है, बनी-ठनी में हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ विशेषताएँ, जैसे कि इसके प्रमुख विषय, जो प्रमुख विषय है वो कृष्ण लीला से संबंधित हैं, राधा कृष्ण से संबंधित हैं। तो आपने बनी-ठनी का अगर चित्र देखा है, बनी-ठनी का जो चित्र है, वो एक्चुअली राधा का चित्र है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि इस शैली में ज़्यादातर किसके चित्र बने? ज़्यादातर इस शैली में जो कृष्ण हैं, उनकी लीलाओं के चित्र बने, उन राधा और कृष्ण के चित्र बने, तो ये इसके कुछ प्रमुख विषय थे जिन पर इसके चित्र बने। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इसके कुछ लक्षण, तो वो लक्षण क्या है? देखिए, कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है, विशेषकर हरे रंग का, गुलाबी रंग का और नीले रंग का। रंगों का कैसा है? जो रंग है वो बड़े ही कोमल है और उस कोमल रंगों में भी हरे रंग का, गुलाबी रंग का और साथ ही नीले रंग का प्रयोग हुआ है। लघु चित्रों में विशाल प्राकृतिक दृश्य है। कह रहे हैं कि चित्र लघु है, ठीक है? लेकिन उसमें भी बहुत बड़े जो ज़्यादातर जो चित्र को कवरेज किसने उसको कवर किया हुआ है? तो प्राकृतिक दृश्यों को। तो लघु चित्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा विशाल प्राकृतिक चित्र देखने को मिलेंगे। आपने एक चित्र देखा होगा, जब आपकी बुक में है, आप लोग देखिए उसे, कि कृष्ण और राधा बैठे होते हैं साथ में और तब आप देखेंगे उस चित्र को कि उसमें वो चित्र बहुत ही छोटा है, लेकिन उसमें बहुत सारे पेड़-पौधे इतने, उसको देखोगे तो वो लगेगा आपको कि वो किसी वन में है, ठीक है? तो यानी कि लघु चित्र है, ये अपने आप में एक विशेषता है कि चित्र लघु है, लेकिन विशाल प्राकृतिक दृश्य है। जबकि अगर आपने थोड़ा-सा हमने इससे पहले कुछ पेंटिंग्स के स्कूल्स की जब बात करी थी, तो हमने पश्चिम कला को देखा था, हमने उसमें पाल कला को देखा था, तो हमने सल्तनत शैली के बारे में भी उसमें पढ़ा था। उसमें आते-आते क्या था कि प्राकृतिक दृश्य तो कहीं न कहीं बहुत ही लुप्त हो गए थे। लेकिन इस शैली में हमें देखने को मिलता है कि लघु चित्रों में विशाल प्राकृतिक दृश्य हैं। शांत, रमणीय वातावरण है। वातावरण कैसा है? शांत है, रमणीय वातावरण है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित है, यानी कि कहीं न कहीं धार्मिक आस्था रखते हुए है। इस कारण से ये शांत और रमणीय वातावरण से युक्त हैं ऐसे चित्र। उसके बाद भावनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। भावनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। सूक्ष्म अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि भावनाएँ जो होती हैं, आप देखते हैं कि चित्रों के माध्यम से जब उनको एक्सप्रेस किया जाता है, तो बहुत ही सूक्ष्मता से उन भावों को अभिव्यक्त किया गया है। तो किशनगढ़ी जो शैली है, उसमें भावों को बहुत ही सुंदरता से, जैसे कृष्ण साथ बैठे, कृष्ण और राधा साथ में हैं, तो जो एक मतलब एक प्रिय और एक जो प्रियतम होते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो बहुत ही स्पष्ट उस चित्र में देखने को मिलता है, वो आप उनके फेस से देख सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि इसमें जो भाव होते हैं, जो भी भावनाएँ हैं, उनका बहुत ही सूक्ष्म चित्रण हुआ है। उसके बाद सूक्ष्म अभिव्यक्ति की गई है। अब इसके कुछ एस्थेटिक पैरामीटर्स देखते हैं। तो एस्थेटिक पैरामीटर्स का मतलब होता है सौंदर्यात्मक मानदंड। आदर्श सौंदर्य का चित्रण है, विशेषकर राधा के रूप में नायिका। आदर्श सौंदर्य का मतलब होता है कि जब राधा के वो चित्र, मतलब सौंदर्य भी इस प्रकार का है कि वो आदर्श सौंदर्य है, और जब राधा के चित्र बन रहे हैं और विशेषकर राधा के रूप में नायिका का जब चित्रण होता है, तो वो एक आदर्श सौंदर्य हो जाता है। सौंदर्य भी अपने में अलग-अलग होते हैं, हर किसी की दृष्टि में सुंदरता अलग-अलग होती है, लेकिन यहाँ पे जो चित्र बने हैं, वो उनका जो सौंदर्य है वो आदर्श है, ठीक है? क्योंकि राधा भी कैसी थी? आदर्श। उसके बाद रंग संयोजन में संतुलन देखने को मिलता है और माधुर्य है। ऐसा नहीं कि किसी भी रंग का प्रयोग कभी भी कर दिया है और अटपटे रंगों का प्रयोग हुआ है, तो रंगों का संयोजन भी बड़ा ही संतुलित है, ठीक है? और बड़ा ही माधुर्य है, देखने से हम बहुत अधिक उसको प्रभावित हो जाते हैं। जो दृश्य रचना है, उसमें समरसता है और मनोहरता है। ऐसा नहीं है कि चित्र लघु है, लेकिन उसमें वही कई सारे चित्रों को डाल दिया गया है, नहीं। बल्कि चित्रों में ना समरसता है, मतलब जो भी चित्र उसमें बने हुए हैं, उनमें वो आपस में क्या है, समरसता, एक लयबद्धता है, जुड़े हुए हैं वो आपस में और मनोहरता देखने को मिलती है। रचनाओं में भी भक्ति और प्रेम का सौंदर्य बोध है। कह रहे जो रचनाएँ हैं, उसमें किसका? भक्ति का और
भक्ति का और साथ ही प्रेम का सौंदर्य बोध है। मतलब ये देखने पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है? रचनाओं में भक्ति और प्रेम का सौंदर्य। उसके बाद है कि शैली की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले बनी ठनी जैसे चित्रों की विशिष्ट शैली को देखकर किशनगढ़ पहचान सरल है। कह रहे जब आप बनी ठनी शैली को देखोगे, ठीक है, तो बनी ठनी जो चित्र है उस शैली में जिसमें ये बना हुआ है किशनगढ़ी, ऐसे चित्रों को आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि किस प्रकार से चित्र आपको, अगर जैसे बाय चांस आप नहीं समझ पाते तो आप हरे रंग नीले रंग का प्रयोग आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा हुआ होगा। दूसरा कि चित्र छोटे होंगे लेकिन उसमें जो प्राकृतिक दृश्य है वो बहुत विशाल होंगे, तो ये कुछ है। और तीसरा ये कि वो कृष्ण और राधा से संबंधित होंगे। ये तीन ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप उसको समझ पाओगे कि ये किस शैली में है, ये किशनगढ़ी शैली में है। ठीक है, तो वैसे ही है कि बनी ठनी जैसे चित्रों की विशिष्ट शैली को देखकर किशनगढ़ पहचान सरल है। चित्रों में सूक्ष्म रेखांकन है और उत्कृष्ट रंग विन्यास है। चित्रों में क्या है? सूक्ष्म रेखांकन है। चित्रों में सूक्ष्म रेखांकन है, साथ ही उत्कृष्ट रंग विन्यास है। रंग विन्यास मतलब बहुत ही उत्कृष्टता से रंगों का प्रयोग हुआ है, रंग कलरिंग की गई है, और साथ ही जो चित्रांकन है वो बहुत ही रेखांकन है वो बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है, फिर है मानव आकृतियों की, हाँ, उसके बाद है कि मानव आकृतियों की लंबाई, नाक, आँखों की बनावट से शैली पहचानी जा सकती है। यानी कि आप उसकी लंबाई, जो भी इस शैली में बने होंगे वो देखोगे आप लोग लंबे हैं, ठीक है? उनकी नाक कैसी होती है? नाक ऐसी होती है। साथ ही आँखों की जो बनावट होती है, आँखें कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है? नाक जो है कुछ ऐसी होती है, मतलब इस तरीके की। तो इनसे आप पहचान सकते हैं। चित्रों में स्पष्ट भावनात्मक प्रभाव है। चित्रों में क्या है? स्पष्ट भावनात्मक प्रभाव, ठीक है? देखने पर आपको क्या लगेगा कि ये इनका कोई ना कोई एक मतलब भावनात्मक प्रभाव का मतलब जैसे कृष्ण और राधा से संबंधित है, तो उनसे संबंधित होने के कारण कई लोग जो है बहुत अधिक भावुक जब हो जाते हैं, तो उस चित्र में क्या है, चित्रों में स्पष्ट भावनात्मक प्रभाव देखने को मिलता है कि भावनाओं का बहुत ही स्पष्ट प्रभाव है। उसके बाद भावनाएँ और नैतिक भावनाओं और नैतिक मूल्यों की तो क्या-क्या भावनाएँ हैं और नैतिक जो मूल्य हैं वो सब। चित्रों में राधा कृष्ण का प्रेम आदर्श है, भक्ति और त्याग को दर्शाता है। अब इसमें क्या-क्या इमोशंस छुपे हुए हैं? सबसे पहली बात कि जब कृष्ण के चित्र बने हुए हैं, तो कृष्ण के चित्र बनने से ही अपने आप में भक्ति, त्याग, प्रेम, श्रद्धा, ये सभी भाव अपने आप ही आँखों के सामने आते हैं। तो पहली बात तो ये, आप एक चीज़ को और फ़ॉलो कर इसको कर सकते हैं कि कहीं पे भी अगर आपको कुछ इसके एथिकल या फिर जो मोरल, इमोशन, वैल्यूज़ होते हैं, उनको लिखना और कृष्ण से संबंधित है अगर वो चित्र, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं कि चित्रों में राधा कृष्ण का प्रेम है वो एक आदर्श का, वो भक्ति का, साथ ही त्याग को दर्शाता है। भावनाओं की कोमलता, प्रेम, भक्ति, करुणा और सौम्यता का गहन चित्रण है। भावनाओं की जो कोमलता है, ठीक है? जैसे कि प्रेम, भक्ति और जो करुणा सौम्यता है उसका भी बहुत ही गहन चित्रण है। साथ ही नैतिक मूल्यों जैसे कि निष्ठा, नैतिक मूल्यों की जब बात करते हैं तो उसमें आता है निष्ठा, उसके बाद समर्पण, आध्यात्मिक प्रेम आदि का शिक्षण मिलता है। कौन-कौन से हमें नैतिक मूल्य यहाँ पे सीखने को मिलते हैं? हमें यहाँ पे सत्यनिष्ठा, ठीक है? और समर्पण, निष्ठा, आध्यात्मिक प्रेम, ये सभी के सभी जो नैतिक मूल्य हैं वो हमें यहाँ से इस कला में सीखने को मिलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम एक-दूसरे के प्रति वो कितने अधिक सत्यनिष्ठ थे। साथ ही समर्पण का भाव कितना अधिक प्रबल था एक-दूसरे के लिए, और आध्यात्मिक प्रेम, जो उनका प्रेम था वो भौतिक प्रेम नहीं था, वो आध्यात्मिक प्रेम था। तो इसकी भी हमें ये शिक्षा देता है, ठीक है? उसके बाद है जीवन के प्रति सम्मान। तो चित्रों में प्रकृति जीवन के सौंदर्य का सम्मान दिखता है। प्रकृति, क्योंकि आपने देखा ना कि ये जो किशनगढ़ी शैली में चित्र बने हुए हैं, उसमें लघु चित्र हैं, लेकिन कई सारी बहुत विशाल मात्रा में उसमें प्रकृति के चित्र भी देखने को मिल रहे हैं।
तो प्रकृति और जीवन की जो सौंदर्य है उसका सम्मान दिखता है। जीव, वनस्पति और मानव भावनाओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसको? जीवों को, वनस्पतियों को और मानव की भावनाओं को। सोचिए, जीवों को तो चलो सजीव रूप में प्रस्तुत करना सरल है, लेकिन प्रकृति को, साथ ही वनस्पतियों को और मानव की भावनाओं को भी उन्होंने सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। ये एक और भी इसकी विशेषता है। जीवन को शांत, पवित्र और दिव्य रूप में दिखाना इस शैली की विशेषता है। जीवन को कैसे कह रहे हैं कि जीवन को शांत, पवित्र और दिव्य रूप में दिखाना इस शैली की मूल भावना है। क्योंकि कृष्ण से संबंधित है तो आप जानते हैं कि धर्म से संबंधित हो गए, धार्मिक हो गए, तो वो शांति, ठीक है, पवित्रता उसमें अपने आप ही समाहित हो जाती है। तो ये थे कुछ इसके जीवन से संबंधित क्या इसके कुछ पक्ष है, तो वो आप लोग देखिए कि चित्र में प्रकृति और जीवन के सौंदर्य का सम्मान दिखता है। जीवों और वनस्पति मानव भावनाओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। जीवन को शांत, पवित्र और दिव्य रूप में दिखाना इस शैली की मूल भावना है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारी जो अगली शैली है वो है जोधपुरी चित्रकला शैली। ठीक है, अगली शैली है जोधपुरी चित्रकला शैली। अब ये जो जोधपुर है आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में ही एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे जो शैली डेवलप हुई, राजस्थान का एक सिटी है, वहाँ पे जो शैली डेवलप हुई उसको ही हमने क्या कहा, कोई हमने कहा जोधपुर चित्रकला। ठीक है, जोधपुरी चित्रकला शैली। तो ये जोधपुरी क्या है? चित्रकला की एक शैली है। अब इसमें समझते हैं कि इसमें क्या किसका कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, मेन फीचर क्या थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उन सभी बातों को जैसे हमने प्रीवियस ऑर्डर में समझा था। तो अब नेक्स्ट भी हम इसी फॉर्मेट में समझेंगे, जैसे कि उसकी उत्पत्ति और विकास। तो उत्पत्ति और विकास की जब हम बात करते हैं तो जोधपुर शैली का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 17वीं शताब्दी में। याद रखना इस बात को। जब मुगल प्रभाव के बावजूद स्थानीय लोक शैली और संस्कृति ने चित्रों पर गहरा असर डाला। कब हुआ ये? कि 17वीं सदी में शुरू हुआ। अब इस शैली पर भी आप देखोगे पुरानी शैलियों की तरह मुगल्स का प्रभाव देखने को मिलता है कि मुगल प्रभाव के बावजूद, कि मुगल का प्रभाव पड़ रहा था उसके बावजूद जो स्थानीय लोक शैली थी और साथ ही संस्कृति ने चित्रों पर गहरा असर डाला। कि मुगल संस्कृति का तो प्रभाव पड़ रहा है लेकिन वहाँ की जो अपनी लोकल संस्कृति थी, ठीक है, वहाँ की लोकल संस्कृति जो शैली थी उसने क्या किया, उसने चित्रों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। यानी कि जो चित्र बन रहे थे वो शैली में और उस लोक संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है? तो 3 चीज़ें। उसके बाद देखते हैं इसका प्रारंभिक चित्रण कैसे हुआ। तो याद रखना 17वीं शताब्दी में मुगल्स का प्रभाव रहा है इस पर। प्रारंभिक चित्रण देखिए 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा रागमाला पाली में एक आरंभिक चित्र संग्रह बनाया गया था। तो हुआ ये कि 1623 में कलाकार थे वीर जी, ठीक है, उनके द्वारा रागमाला है ये, रागमाला पाली में एक आरंभिक चित्र संग्रह बनाया गया। आपने देखा था रागमाला, हमने पढ़ी था कि रागमाला क्या था, चित्रों का सोर्स के रूप में यूज हुआ कि चित्र किस पे बेस्ड हुआ करते थे। रागमाला काव्य, रसिकप्रिय, इन सभी काव्यों पर आधारित होते थे, यहीं से विषय लिया करते थे। तो शुरुआत कैसे होती है कि 1623 में एक वीर जी करके एक कलाकार होते हैं, वो रागमाला पर कई सारे चित्र बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका विकास कैसे हुआ, तो जब वो चित्र बनाते हैं तो चित्र निर्माण का चरम जो था वो महाराजा जसवंत सिंह हुए। उनके समय पर इस चित्र का जो चित्र थे वो अपनी चरम अवस्था में थे। मतलब सबसे खूबसूरत जो चित्र या फिर जो चित्र मतलब सबसे अधिक सुंदर जो चित्रों का निर्माण हुआ वो महाराजा जसवंत सिंह के काल में हुआ, जिसमें दरबारी जीवन और दस्तावेजी चित्रण प्रमुख थे। अब आपने पढ़ा, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि 17वीं सदी तक आते-आते क्या हुआ, 16वीं 17वीं सदी तक आते-आते कि जो चित्र थे वो अब धर्म से थोड़ा-सा किनारा करते हुए वो अब दरबारी और सामान्य जीवन से संबंधित हो रहे थे। तो वैसे ही क्या हुआ कि ये जो चित्रकला थी या ये चित्र निर्माण था, उसका जो चरम था महाराजा जसवंत सिंह के काल में हुआ, जिसमें दरबारी जीवन और दस्तावेजी चित्र प्रमुख थे। कौन से चित्र? बस ये याद रखना आप लोग कि जिसमें दरबारी चित्र और जो दस्तावेजी चित्र थे वो प्रमुख थे। किसके काल में? जसवंत सिंह। उसके बाद क्या होता है कि अब इसके मुख्य चित्रण विषय क्या थे?
तो वो कृष्ण थे, ठीक है? भागवत पुराण से चित्र लिए गए थे, रामायण से लिए गए थे, एक दुर्गा सप्तशती करके है उससे, राठौर, युद्ध, धार्मिक कथाएँ इन पर बेस्ड थे चित्र। किस पर आधारित थे? कृष्ण, भागवत पुराण, युद्ध पर, ठीक है? और साथ ही धार्मिक कथाओं पर। मुख्य चित्र विषय, अब चित्रों के मुख्य विषय क्या थे? वही कृष्ण, भागवत पुराण, रामायण था। चित्रकला का उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब चित्रकला जब अपनी चरम अवस्था में थी, कब? तो चित्रकला का उत्कर्ष की जब हम बात करते हैं, तो जसवंत सिंह, हमने पढ़ा भी, जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी हुए अजीत। अजीत सिंह का समय है 1679 से 1724 के बीच। तो इस दौरान क्या हुआ कि जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी थे। अब उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो थे अजीत सिंह, ठीक है? अजीत सिंह के समय में वीरता और युद्धों से जुड़ी चित्रकला प्रसिद्ध हुई। अब यहाँ पे आके कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध हुई? देखो, सबसे पहले था धार्मिक चित्रकला, ठीक है? चित्र कैसे थे? धार्मिक। जसवंत सिंह के समय पर आके दरबारी हो गए, ठीक है? दरबारी। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनके उत्तराधिकारी आए तो चित्र कैसे हो गए? चित्र जो थे वो वीरता से, वीरता, ठीक है? युद्ध से जुड़े हुए होने लगे। यानी कि चित्रों का जो विषय है उसमें क्या हो रहा है? चित्रों के विषय में परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन आप देख रहे हैं क्रम को दर्शा रहा है। ये है जसवंत सिंह के समय, ठीक है? उसके बाद ये है अजीत सिंह। उसके बाद चित्र का जो चित्र शैली है उसकी विशेषता है, व्यक्ति रंगों, विवरणों और दृश्यों की सूक्ष्मता, खासकर घुड़सवारी, युद्ध दृश्य प्रसिद्ध। तो हुआ क्या कि वैयक्तिक रंग थे, वैयक्तिक रंग मतलब जैसे जो वैयक्तिक का मतलब होता है पर्सनल, ठीक है? तो ऐसे रंगों का प्रयोग होने लगा था, दृश्यों की सूक्ष्मता थी। आपने जसवंत सिंह का एक पीछे एक चित्र देखा होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था उसमें कि कई सारे मतलब उसमें एक छोटे से दृश्य में वो शिकार कर रहे हैं शायद, और बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। तो व्यक्तिगत रंगों, विवरणों और विवरण भी कैसे थे? व्यक्तिगत थे। दृश्य की सूक्ष्मता, दृश्य बड़े ही सूक्ष्म है, खास करके घुड़सवारी और युद्ध दृश्य प्रसिद्ध है। और चित्र बड़े ही सूक्ष्म है, उसमें भी कुछ चित्र बड़े ही प्रसिद्ध है जैसे कि घुड़सवारी है और इसके साथ ही जो युद्ध दृश्य है। फिर बात करते हैं इसका अंतिम चरण, तो मानसिंह, मानसिंह हुए, मानसिंह के शासनकाल में शैली का अंतिम चरण देखा गया। तो देख सकते हैं शुरुआत कब से होती है, आपने देखा जसवंत सिंह आए, उनके समय पे बहुत ज़्यादा ये का विकास हुआ, चरम अवस्था में था। अजीत सिंह के समय पर भी विकास हुआ और कुछ नए विषय भी जुड़ गए। देखिए, जैसे ही मानसिंह का समय शुरू होता है, इसके शासनकाल में शैली का अंतिम चरण देखा गया। अंतिम चरण का मतलब होता है अंतिम चरम, अंतिम चरण, कि इसके बाद शैली जो थी वो धीरे-धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गई, ठीक है? जो भी विकास थे, जो भी उसमें विकास होने थे वो हो चुके थे। उसके बाद जहाँ रामायण, ढोला मारू, पंचतंत्र, शिव पुराण आदि चित्रित किए गए थे। तो मानसिंह के समय पर आते-आते इस जो ये शैली थी, उसका ये चरम पे आ गई थी। उसके बाद इसमें रामायण और डोला मारू, पंचतंत्र, शिव पुराण आदि चित्रित किए गए। तो अब क्या हुआ, फिर से धीरे-धीरे देखोगे कि अब धार्मिक जो चित्र हैं फिर से प्रबल हो रहे हैं। इससे पहले दरबारी चित्रों को काफ़ी प्रमुखता दी गई थी, काफ़ी प्रसिद्ध थे, लेकिन अब धार्मिक चित्र प्रमुख होने लगे। तो ये मानसिंह के समय पे डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। उसके बाद रामायण चित्रों की विशेषताएँ। क्योंकि आपने देखा कि जो चित्र है वो ज़्यादातर रामायण पर, मानसिंह के समय पर भी देखोगे कि रामायण से प्रभावित है। जसवंत सिंह के भी समय पे देखोगे थोड़ा बहुत रामायण से प्रभावित है। तो अब क्या है कि इस चित्रकला जो शैली है उसकी विशेषता को समझते हैं, रामायण चित्रों की विशेषता, कि जो रामायण चित्र बनाए गए हैं वो कैसे हैं? जोधपुर को अयोध्या के रूप में चित्रित किया गया है, जिससे कि स्थानीय परिवेश चित्रों में उभरा। हुआ ये कि जो रामायण के चित्र बनाए गए जोधपुरी शैली में, उसमें क्या है कि जो जोधपुर है, उसको अयोध्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि जो जो जोधपुर है वो अयोध्या है। और इस कारण से क्या हुआ कि जो स्थानीय परिवेश था, परिवेश चित्रों में उभरा। स्थानीय परिवेश मतलब वहाँ पे जो भी घटनाएँ घटित हो रही थी, जो क्रियाएँ, जो वहाँ का एक परिवेश था, वो चित्रों में उभरने लग गया। यानी कि वो चित्रों में वो चीज़ प्रकट होने लग गई। नाथ पंथ का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इस चित्रकला शैली पर। नाथ पंथ, ये एक पंथ हुआ था, ठीक है? रिफ़ॉर्म भी किए थे काफ़ी सारे इस पंथ ने, तो उसका प्रभाव इस जोधपुर शैली पे देखने को मिलता है कि मानसिंह के समय
नाथ संप्रदाय के प्रभाव में नाथ गुरु और नाथ चरित्र भी चित्रित किए गए। तो क्या है कि मानसिंह का जब समय था, ठीक है, तो उस समय नाथ संप्रदाय के प्रभाव में एक नाथ वो रहे गुरु, तो वो थे गुरु और नाथ चरित्र, इनके भी चित्र जो थे वो चित्रित किए गए। इससे हमें समझ में आता है कि इस पर नाथ पंथ का प्रभाव था। अब विशेष टिप्पणी को देखें तो 19वीं सदी तक चित्रों के पीछे लिखी जानकारी कम है, साथ ही लेकिन कुछ चित्रों पर कलाकारों और स्थानों का जो उल्लेख है वो मिलता है। कह रहे हैं कि 19वीं सदी तक, क्योंकि 19वीं सदी तक आते-आते आप लोग देखोगे कि धीरे-धीरे जो राजस्थानी शैली है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी और जितनी भी शैलियाँ हैं, क्योंकि 1600 से उनका ओरिजिन हुआ है, 19वीं सदी तक आते-आते वो कुछ-कुछ शैली लुप्त हो गई, कुछ-कुछ शैली ठीक है, प्रोमिनेंट रही लेकिन कुछ शैली नहीं रही। तो 19वीं सदी तक चित्रों के पीछे लिखी जानकारी कम है, लेकिन कुछ चित्रों पर कलाकारों और स्थानों का उल्लेख मिलता है। जोधपुर में भी चित्र कैसे हैं कि वहाँ पे भी जोधपुरी शैली में सॉरी चित्रों के पीछे कलाकारों का नाम मिलता है और साथ ही उनका स्थान मिलता है। ठीक है? ये है हमारी जोधपुरी शैली। उसके बाद तो विशेष टिप्पणी नाथपंथ का प्रभाव था। रामायण चित्र कैसे थे कि रामायण जो अयोध्या है, उसको जोधपुर के रूप में दिखाया गया था। साथ ही अंतिम चरण मानसिंह के समय पे देखा गया, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया क्योंकि 43 तक की बात है। चित्रकला या विशेषताएँ वो देखा हमने घुड़सवारी के दृश्य काफ़ी ज़्यादा है, युद्ध के दृश्य बहुत प्रसिद्ध थे। उसके बाद चित्रकला का उत्कर्ष जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी अजीत सिंह के समय पे ज़्यादा हुआ। वीरता और युद्ध के से जुड़ी हुई जो चित्रकला थी वो प्रसिद्ध हुई। मुख्य चित्र विषय क्या थे? कृष्ण, भागवत पुराण, रामायण, दुर्गादास, गाथा और युद्ध। उसके बाद मुख्य चित्रण देख लिया हमने वही विकास देख लिया था कब तक हुआ जसवंत सिंह के काल में हुआ जिसमें बाद में दरबारी जीवन और दस्तावेजी चित्र प्रमुख थे। प्रारंभिक चित्रण, ठीक है? उत्पत्ति और प्रभाव। इस तरीके से हमने अपने 3 स्कूल को कवर कर लिया है। कौन-कौन से वो 3 स्कूल? आज हमने बात किसकी करी है? आज हमने सबसे पहले बीकानेरी शैली की बात करी, ठीक है? उसके बाद हमने किशनगढ़ शैली, जो किशनगढ़ शैली है उसको देखा था और जोधपुर शैली को। एक शैली आपकी बाकी है और आपके जो ये 3 शैली आज हमने कवर की है, जो आपकी बाकी है। लेफ्ट जो शैली रह गई है वो है जयपुरी शैली। जयपुरी शैली को हम करेंगे बाद में। जयपुर जो चित्रकला की शैली है, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही ये करेंगे दूसरा, जो आपके सिलेबस में कुछ आर्ट वर्क, ठीक है? आर्ट वर्क्स मतलब जैसे कि आपका सिलेबस में है मारू रागनी करके एक चित्र है, उसको आपको पढ़ना है। दूसरा है चित्रकूट में जब भरत जाते हैं, तब उसका वर्णन है, चित्रकूट में भरत जब जाते हैं। तो ऐसे कुछ करते हुए 5 आपके कुछ आर्ट वर्क्स लगे हुए हैं, उनको हम अगली वीडियो में अच्छे से समझेंगे ताकि आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चैप्टर मैंने 3 वीडियो में कवर कराया है या मैं करवा रही हूँ, क्यों? तो देखिए ये चैप्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें कुल 6 स्कूल हैं जिसमें से 5 स्कूल आपको पढ़ना है। अब जब तक आप उन स्कूलों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप उनके जो आर्ट वर्क्स हैं उनको अच्छे से नहीं समझ पाएँगे। उस स्कूल की विशेषताओं को आप नहीं जानेंगे, तो फिर आपको राजस्थानी स्कूल के बारे में पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमने थोड़ा डिटेल में इसको जाना। मैंने हर एक शैली पर आपको विस्तृत नोट प्रोवाइड किए हैं। आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी उसमें, तो आप लोग वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट सारी चीज़ें आपके ऊपर है, मेरा पढ़ाना काफ़ी नहीं है, आपको भी मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।